मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है द इटर्नल डीबगर। और मेरा काम है जब भी किसी हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर या कल्चरल टॉपिक को लेकर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया जाए तो उसकी तस्हीह करना और उसको डीबग या डिबंक करना, तभी मैं खुद को डीबगर कहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है जिसके कारण से मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, वो है डॉक्टर रुचिका शर्मा की जो एक बहुत सेंसेशनल वीडियो है, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि बख्तियार खिलजी ने न तो नालंदा को डिस्ट्रॉय किया, कभी डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। ये एक्सप्रेशन उन्होंने यूज किया है अपनी वीडियो के अंदर कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा के ऊपर अपना हाथ तक नहीं लगाया था। और उन्होंने काफी तथ्य प्रमाण, कुछ एविडेंसेस दिए थे इन द कोर्स ऑफ द वीडियो टू मेक अ पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम फिर से अपने नए सिरे से इसको हम लोग एग्जामिन करेंगे। और हम मजे मजे की बात यह है कि वही सोर्सेज यूज करेंगे जो डॉक्टर शर्मा भी यूज कर रही हैं, और उन्हीं सोर्सेज में से उनको दिखाएंगे कि भाई जो बात हम मानते हैं आम हिस्ट्री में, जो बात सबको सबने कबूल कर लिया है, वो वही वही चीजें यहाँ पे भी यहाँ से ही उजागर होती है, यहीं से निकल के आती है। तो ये सब कुछ हम आज डॉक्टर शर्मा को होपफुली दिखाएंगे। मैंने वैसे ट्विटर के ऊपर काफी लंबे कुछ पोस्ट्स भी किए हैं, 4 पार्ट्स में किए हैं, जहाँ पे मैंने इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की है, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर है। आप ट्विटर पे जाके डिटेनल डीबगर के पोस्ट को फॉलो भी कर सकते हैं। और कोई अगर क्वेश्चंस हो तो मुझे डेफिनेटली मुझे डीएम भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मुझे टैग करके पूछ भी सकते हैं। तो पहली बात तो है कि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है। मैं इसलिए हो सकता है कि कुछ गलतियां कर दूं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाए, मैं शायद इंग्लिश में रिलैप्स कर जाऊं। तो अगर ये बातें हो तो प्लीज उससे डिस्टर्ब मत होइए। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्कशन को जितना भी हो पाए हिंदी के अंदर सीमित रखने की। तो तो पहली बात तो है कि डॉक्टर शर्मा के सेंसेशनल क्लेम्स के मुताबिक हम 3 सवाल तीन नहीं, एक्चुअली 4 सवाल पूछने वाले हैं उनको। और वो सवाल ये है कि हम नालंदा पर ही जाके क्यों अटक जाते हैं, हमारी सुई क्यों नालंदा के ऊपर ही अटकती है। और ये बात मैं एक्चुअली दोनों साइड्स को बोलना चाहता हूँ। जो साइड बख्तियार खिलजी को जिम्मेदार मानती है वो भी सिर्फ नालंदा की ही बात करती है, जो साइड बख्तियार खिलजी को एग्जोनरेट करती है फ्रॉम दिस चार्ज, वो साइड भी सिर्फ बख्तियार खिलजी और नालंदा की ही बात करते हैं। वो क्यों नहीं बात करते दूसरे सेंटर्स ऑफ लर्निंग की, जो कि उस समय उसी एरिया में काफी मशहूर हो गए थे। तो सिर्फ नालंदा पे जाके अपनी सुई क्यों अटक जाती है। इनफैक्ट अभी आगे चल के कुछ स्लाइड्स में हम देखेंगे कि शायद नालंदा उस समय वाज नॉट रियली एट द टॉप ऑफ इट्स गेम। जो हम यूजुअली हमारी हिस्ट्री में जैसे पढ़ाया गया था, उसी के चलते हम लोग नालंदा को ऑलमोस्ट वही इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे तक्षशिला के साथ हम लोग नालंदा का नाम लेते हैं, और किसी और महाविहार का हम नाम नहीं लेते। लेकिन ये एक हिस्टोरिकल फैलेसी है, क्योंकि कुछ तो स्कॉलर्स ये बात मानते हैं कि जिस समय की बात हो रही है, दी लेट 12th सेंचुरी, अर्ली 13th सेंचुरी, जिस समय की बात हो रही है, उस समय ऑलरेडी एक शिफ्ट ऑफ प्रायोरिटी, शिफ्ट ऑफ फोकस होने शुरू हो गया था फ्रॉम नालंदा टू सम अदर इंपॉर्टेंट महाविहार्स। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जनरलाइज करना चाहता हूं। मैं ये बोलता हूं कि अगर बख्तियार खिलजी का रोल हम देखना चाहते हैं, तो वी हैव टू सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग, नॉट जस्ट नालंदा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले, ये ग्राउंड रूल पहले हम सेट कर लेते हैं। आपको ये लगता है कि मैं शायद नालंदा के बारे में डिफेंसिव हो रहा हूँ कि मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला है, इसलिए मैं अभी दूसरे महाविहार को इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। नहीं, ये बात नहीं है। हम नालंदा को भी देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ we want to expand the scope of this claim, or this charge, this blame that we are putting on Mr. Khalji, to include some other important centers of Buddhist learning as well. और ये लॉजिकल भी है, क्योंकि अगर आप ये समझे कि नालंदा उस समय अपने डिक्लाइन के टाइम पे था, और एक कोई दूसरा इंपॉर्टेंट महाविहार वाज एक्चुअली इन इन इट्स असेंडेंस, वो राइज कर रहा था, तो उस दूसरे महाविहार को डिस्ट्रॉय करना मेरे हिसाब से तो ज्यादा बड़ा गुनाह होता है नालंदा के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर नालंदा को डिस्ट्रॉय कर भी दिया जाता तो शायद बुद्धिस्ट लर्निंग प्रोसेस रुक नहीं जाती। लेकिन ये दूसरे जो सेंटर्स ऑफ लर्निंग है, शायद उनकी वजह से बुद्धिज्म को इम्पैक्ट ज्यादा हुआ है। तो इसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ इससे मुतालिक कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस भी करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है इन वन ऑफ द रेफरेंसेस, जो कि एक बुद्धिस्ट मंक जो है, जिनका नाम है तारानाथ, उनकी हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, इस नाम की किताब, आपको ऑफ कोर्स उन्होंने इंग्लिश में तो नहीं लिखी थी किताब, लेकिन उसको ट्रांसलेट किया गया है फ्रॉम टिबेटन। और वहां पे उन्होंने एक तुरुष्क किंग कॉल्ड द मून की बात की है, विद रिस्पेक्ट टू नॉट नालंदा बट some of the other महाविहार्स in that region, और उसके साथ एक नालंदा का कनेक्शन भी बनता है। we'll explore that। फिर हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई डायरेक्ट एविडेंस है जो खलजी की आर्मी ने रेड किया था और डिस्ट्रॉय किया था नालंदा को, इसको दिखाने की कोशिश अगर हम करें, इसको साबित करने की कोशिश करें, तो क्या कोई डायरेक्ट एविडेंस हमें मिलेगा कि नहीं। तो ये भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और फाइनली ये जो एक चार्ज उनका था, जो बहुत ही फनी था मेरे हिसाब से, तो कि उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ने नालंदा की लाइब्रेरीज को आग लगाई थी। और इससे तो मैंने देखा कि कुछ ब्राह्मण सुपरफिशिस्ट खुश भी हो गए, उन्होंने मीम्स वगैरह शेयर करना शुरू कर दिया कि हाँ, ब्राह्मण ने ही किया था। तो लेकिन एक्चुअली इसमें क्या कोई ट्रूथ है, क्या ब्राह्मण्स ने एक्चुअली नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई थी? बेस्ड ऑन द सेम सोर्सेज दैट शी साइट्स, आई विल एक्चुअली डिबंक दिस। ओके, तो ठीक है, तो अब हम इन 4 सवालों का जवाब ढूंढेंगे, और इसके लिए पहले हम जाएंगे टू टॉक अबाउट दी सेंटर्स ऑफ लर्निंग। ओके, तो एक्चुअली 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग उस समय थे,
इन द सेम रीजन, द बंगाल रीजन, जिसको हम लोग कहते हैं नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला। ये तीन सेंटर्स ऑफ लर्निंग थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल यहाँ पे मैं कोट करना चाहता हूँ, जिसका नाम है डिस्ट्रक्शन एंड डिक्लाइन ऑफ नालंदा महाविहार, प्रेजुडिसेस एंड प्रैक्टिस। ये आनंद सिंह का पेपर है। उन्होंने जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ श्रीलंका, इसके लिए इन्होंने किया था। और इसके 27 पेजेस जो है ये जे स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, तो वहीं से मैंने इसको लिया है। तो यहाँ पे आप देखिए, दो एक्सेप्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक वो कहते हैं कि द रियल कॉजेज ऑफ डिक्लाइन फॉर नालंदा वाज नॉट अ सडन फायर और a sudden attack. The real causes might have been something that was set into motion even before these things happened. और वो क्या था कि changing pattern of patronage for नालंदा। यहाँ पे क्या इशू है? इस पॉइंट में अगर हम देखें तो जब पालाज ऑफ बंगाल थे, जो बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी बंगाल की, उनके जो कुछ लेटर किंग्स थे, उन्होंने अपनी एक लेगेसी, अपनी एक छाप छोड़नी चाहिए। और जैसे कि हमारे कुछ आज के लीडर्स भी करते हैं कि पुराने बिल्डिंग्स को चेंज करके नए बिल्डिंग्स कर देते हैं, ताकि उनका नाम इमॉर्टल हो जाए इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री। शायद ऐसा कुछ कुछ पाल राजाओं ने भी किया था। जैसे गोपाल का नाम आता है और धर्मपाल का भी नाम आता है। तो गोपाल ने क्या किया था कि उन्होंने ही फाउंडेड द उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। उन्होंने उदंतपुरी यूनिवर्सिटी फाउंड की, जो कि नालंदा के काफी करीब थी। और वहां पे उन्होंने क्या किया, कुछ चेंजेस किए। तो पहले जो नालंदा था उसमें वज्रयान को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो वज्रयान को उन्होंने उसमें इंक्लूड किया बिकॉज इट वाज इमर्जिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रेज फॉर वज्रयान अमंग द बुद्धिस्ट सोसाइटी, सो उसको इंक्लूड किया। फिर उन्होंने उसके लिए अलग से कुछ सेंटर्स बनाए विद इन दी उदंतपुरी बिल्डिंग। साथ ही साथ धर्मपाला की बात भी होती है यहाँ पे, जो जिन्होंने विक्रमशिला नाम के एक मोनेस्ट्री को फाउंड किया। और उसमें उन्होंने अलग से 53 और कमरे उन्होंने बनाए, जिसमें तंत्र मंत्र का प्रैक्टिस हो सके। तांत्रिक एसोटेरिक प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जो भी वज्रयान के साथ ही आता है बाय द वे, उन्होंने कुछ कक्षाएं बनाई वहां पे, 53 such cells। और 54 अलग से रूम्स उन्होंने बनाया जो फॉर द जनरल यूज ऑफ मंक्स। टोटल ऑफ 108 चेंबर्स। वो 108 वाला जो फंडा है हम जानते हैं, वेदों से चलाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने इन दोनों राजाओं ने बहुत बड़े सेंटर्स ऑफ लर्निंग बनाए, जो कि नालंदा के पॉपुलैरिटी को चैलेंज करने लगे ना। आप ये बात समझें, अगर मैं कोई राजा हूं या फिर एक, अब राजा छोड़ दीजिए, आज के दिन में ये शायद रेलेवेंट ना हो, लेकिन अगर मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मैंने एक नया ऑफिस खोला है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि मेरा जो पैसा है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने लोन लिया हुआ है इस नए ऑफिस को खोलने के लिए, मुझे उसका रिटर्न मिलता रहे। और मैं ये प्रमोट करता रहूंगा कि ज्यादा बिजनेस जो है वो इस नए ऑफिस के थ्रू हो। वैसे ही राजा जो हैं, उन्होंने शायद बहुत सारा लेबर लगाकर, बहुत सारा कैपिटल लगाकर, कुछ शायद उन्होंने मार्केट से भी उठाया हो लोन। ठीक है, तो ऐसा करके उन्होंने इतने बड़े बड़े सेंटर्स ऑफ लर्निंग बनाए, तो वो चाहेंगे कि इनका यूजेज ज्यादा हो, इसमें फंड ज्यादा जाए, ग्रांट ज्यादा जाए, यहाँ पे तर्क वितर्क ज्यादा हो, जो धर्माचार हो वो ज्यादा हो। तो ये सब चीजें समझ में आती है, दीज आर लॉजिकल थिंग्स। ठीक है, तो इसलिए मैं इसी पॉइंट पे वापस जाता हूँ कि सिर्फ नालंदा की बात करना इज नॉट सफिशिएंट। हमें एक ही ब्रेथ में नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला, इन तीन मोनेस्ट्रीज की ही बात करनी पड़ेगी। और सिर्फ नालंदा तक रुक जाना ये हमारी कमजोरी है। ठीक है, तो हम उदंतपुरी और विक्रमशिला की बात भी करेंगे। अब ये देख लेते हैं कि इन महाविहारों के बीच में एक्चुअली डिस्टेंस कितना था, ये कितने करीब थे या कितने दूर थे आपस से। आपने अगर डॉक्टर शर्मा की वीडियो आपने देखी होगी, तो फिर उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो अ, दिल्ली से बंगाल के रास्ते में सिर्फ उदंतपुरी महाविहार पड़ता था, तो उसी कारण अटैक जो हुआ उसी के ऊपर हुआ था फ्रॉम बख्तियार खिलजी साइड। वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई उसमें जानबूझकर कोई गलती नहीं की गई थी। और नालंदा जो 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 महाविहार था वो बहुत ही ज्यादा दूर था फ्रॉम उदंतपुरी। ये क्लेम है डॉक्टर शर्मा का। जो लोग आप लोग गए हैं वहां पे, आप तो इंस्टेंटली जान गए होंगे कि ये कितना बकवास क्लेम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फिर भी ना माने मेरी बात, मैं खुद नहीं गया उन रूइंस में, जाने की इच्छा तो बहुत है। लेकिन मेरे पास लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड सब कुछ है, तो मैं क्यों नहीं ये डिस्टेंस खुद से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नालंदा और उदंतपुरी के बीच में जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 10 किलोमीटर का निकल के आता है, एज द क्रो फ्लाइज। अगर आप ये बात मान लें कि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है दोनों महाविहारों के बीच में, तो ये तो बहुत आसान सी बात है कि ये तो वॉकिंग डिस्टेंस है। तब के जिस जमाने की बात हो रही है, तब वहां पे तो लोग चल के पैदल 100 किलोमीटर चले जाते थे, तो फिर 10 किलोमीटर तो कोई बात ही नहीं थी। आप अगर धर्मस्वामी की जो बायोग्राफी है उसमें देखेंगे तो ये बात कही गई है कि डेज मार्च। तो हो सकता है कि एज द क्रो फ्लाइज इट माइट हैव बीन 10 किलोमीटर्स, लेकिन जो रोड सिस्टम्स थे, जो जहां से जाना होता था उससे शायद थोड़ा घूम घाम के जाना हो, और उस लिए शायद थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता था। 25-30 किलोमीटर भी अगर मान के चले, 3 गुना भी मान के चले, तो वो भी बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं था। अम, तो 10 किलोमीटर मतलब, अगर आप सोचे उस जमाने की बात, ये हम बात कर रहे हैं लेट 12th सेंचुरी की। उस समय ना तो कोई पोल्यूशन था, ना तो कोई स्काई स्क्रेपर्स थे। जो स्काई स्क्रेपर्स थे वो एक्चुअली वर द बिल्डिंग्स ऑफ इंपॉर्टेंस। तो अगर आप उदंतपुरी गए और उस आपने उदंतपुरी के ऊपर अटैक किया, तो क्या आपको वहां से नालंदा नहीं दिखेगा, जो उसकी सिर्फ 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, एज द क्रो फ्लाइज? क्या आपको नालंदा की बात नहीं सुनाई पड़ेगी? क्या आपको लोग भागते नहीं दिखाई देंगे नालंदा की तरफ, या वाइस वर्सा? तो ये
बहुत ही बकवास क्लेम था कि बिकॉज दीज टू महाविहारास वर फार अवे, उदंतपुरी पे जाना, इससे हम लोग नहीं कंक्लूड कर सकते हैं कि नालंदा पर भी अटैक हुआ था। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि सिर्फ उदंतपुरी के अगर सिर्फ उदंतपुरी का नाम आता है तो उससे नालंदा हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि नालंदा का भी मेंशन आता है कि नहीं आता है, वो हमें देखना पड़ेगा। विक्रमशिला जो महाविहार, जो थर्ड महाविहार था, वो थोड़ा दूर था। वो अगर आप देखोगे तो नालंदा से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर, 186 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक है। और तो वो डेफिनेटली थोड़ा दूर था, उसमें डेफिनेटली जाने में शायद एक दिन पूरा बीत जाता हो, रात में रुकना पड़ता हो एनकैंपमेंट बना के वगैरह। लेकिन 10 किलोमीटर की डिस्टेंस, मतलब ऑन हॉर्स बैक, इज नथिंग। ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हु डिस्ट्रॉयड उदंतपुरी? अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उदंतपुरी की अगर बात हम करें, जो कि नालंदा से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर था, इस उदंतपुरी महाविहार को किसने डिस्ट्रॉय किया? अब यहाँ पे कोई, क्या कहते हैं उसको, मतलब कोई दो राह नहीं है, कंसेंसस है यहाँ पे कि बख्तियार खिलजी का हाथ इसमें था। क्यों? क्योंकि तबकात नासरी जो एक इस्लामिक सोर्स है, जहाँ पे इस बख्तियार खिलजी के एडवेंचर्स को बेसिकली वहाँ पे दर्शाया गया है इन अ चैप्टर, वहाँ पे ये अटैक भी डिस्क्राइब किया गया है। तबकात नासरी भी इसका एविडेंस देती है। तारानाथ के जो बुद्धिस्ट मंक थे, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म के ऊपर एक किताब लिखी थी, उन्होंने भी इसको डिस्क्राइब किया था। और धर्म स्वामिन के बायोग्राफी जो थे, उन्होंने भी, धर्म स्वामिन का जो बायोग्राफी था उसमें भी उन्होंने कंफर्म किया था कि अटैक बाय तुरुष्का। नॉट ओनली दैट, उन्होंने ये कंफर्म किया था कि अभी वहाँ पे ये तुरुष्का कमांडर जो है वही रहता था। वो जब धर्म स्वामिन जब इंडिया आए थे, तब 1230s का टाइम था। डेफिनेटली दैट वाज आफ्टर द टाइम ऑफ बख्तियार खिलजी। लेकिन उन्होंने आकर ये देखा कि उदंतपुरी जो है वो अभी कोई महाविहार तो है नहीं, वो कंप्लीटली एक गैरिसन बन चुका है। और वहाँ पे जो टर्किश कमांडर हैं वो रहते हैं। अब टर्किश में वर्ड यूज कर रहा हूँ तुरुष्का के बेसिस पे, टेक्निकलिटीज पे नहीं जाते हैं। एक्चुअली इट कुड हैव बीन an Afghan or a Persian or even an Indian guy, right? We don't know. So, but definitely somebody who was the adherent of Bakhtiyar Khilji's religion and was part of Bakhtiyar Khilji's force, even though Bakhtiyar Khilji was no more at that point in time. ठीक है। तो ये इन तीनों सोर्सेस से इस बात की पुष्टि होती है। अब देखेंगे कि कहाँ से होती है। मैं सिर्फ आपको हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एविडेंसेस दिखाऊंगा। तो पहले हम देख लेते हैं तबकात नासरी में इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। तो देखिए, जो अंडरलाइन लाइंस है, मैं तो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये बात काफी क्लियर है कि बख्तियार खिलजी ने एक फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक किया। फिर उन्होंने अंदर जाके देखा कि उसमें बहुत सारे ब्राह्मण थे जिनके सर मुंडे हुए थे, देयर हेड्स वर शेवन। ओके। और उन्होंने उन सबको मार दिया। अब ये बात यहाँ पे आती है कि ठीक है, चलो, उन्होंने गलतफहमी उनसे हो गई, उन्होंने उसको समझ लिया कि एक फोर्ट्रेस है, उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। कुछ शायद डिफेंसिव फोर्सेस भी सामने तैनात हुई रही होगी, जिनके साथ उनको फाइट भी करना पड़ा, और वो काफी आसानी से अंदर घुस गए। और अंदर घुस के उन्होंने देखा कि वहां पे काफी सारे बाल मुंडे हुए ब्राह्मण थे, जो आई एम प्रीटी श्योर कि दोस पीपल वर नॉट आर्म्ड, दे वर नॉट ट्राइंग टू बी बेलिजरेंट। फिर उनको मारने की क्या जरूरत पड़ी थी? अगर मोटिव सिर्फ यही था कि पैसे लूटने हैं, रिसोर्सेज लूटने हैं, जैसे कि डॉक्टर शर्मा ने अपनी वीडियो में क्लेम किया है, तो फिर उनको क्या जरूरत पड़ी इन बेचारे मंक्स को, जो एक्चुअली ब्राह्मण उनको डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन एक्चुअली हम लोग काफी आसानी से कंक्लूड कर पाते हैं कि ये मंक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो उन बेचारे मंक्स को मारने की उनको जरूरत क्या पड़ी? ये क्वेश्चन कहीं पे आंसर नहीं है। और यहाँ पे देखिए कि ये कहा गया है कि उनके बाल मुंडे हुए थे, उनके सर मुंडे हुए थे, और बहुत सारे वहां पे ब्राह्मण थे जिनको मार दिया गया, दे वर ऑल स्लेन। और फिर उनको बड़ी बड़ी सारी किताबें वहां से मिली, और उन किताबों को वो समझ नहीं पाए क्योंकि वो तो दूसरी भाषा में थी। तो फिर उन्होंने ये बोला कि भाई किसी हिंदू को बुलाओ, ताकि वो किताब की जो इस किताब की क्या इंपॉर्टेंस है बता पाए। लेकिन उस समय, इफ यू सी दिस लाइन, बट द होल ऑफ द हिंदूज हैड बीन किल्ड, मतलब कोई भी वहां पे बचा नहीं था जो ये तक बता पाए कि भाई ये किताबें एजुकेशन की किताबें हैं, पोथियां हैं, इनको प्लीज डिस्ट्रॉय मत करो। ठीक है। ये इसे क्या आप नतीजा निकालते हैं? एनीवे, लेट्स प्रोसीड। The whole of the fortress and the city was a college. फिर उनको रियलाइज हुआ कि ये सारा जो प्लेस था ये एक एजुकेशन का सीट था। एंड इन द हिंदवी लैंग्वेज इट वाज कॉल्ड अ विहार। तो यहाँ पे देखिए, फारसी में यहाँ पे मदरसा भी लिखा हुआ है, कॉलेज, जो कि मदरसा भी नो इज द अरबिक टर्म फॉर स्कूल और कॉलेज। और इसका नाम था विहार। ठीक है। अब ये कौन सा विहार था, इस पर तो यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। लेकिन हम उसी किताब की दूसरी जगह देखते हैं, विक्ट्रीज एंड सक्सेसेस ऑन होली वॉर्स, जो कि राइट साइड पे आपको दिखेगा। उसमें अदवंद विहार का नाम कहा गया है। अदवंद विहार ही उदंतपुरी है। इससे ये अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये बात तो खुद हमारे बख्तियार खिलजी के डायरेक्ट स्क्राइब तो नहीं थे, लेकिन जो क्रॉनिकल कर रहे थे उनके एडवेंचर्स को, उन्होंने उन्हीं के लोगों के साथ बात करके ये मसला तो हमारे लिए हल कर दिया कि भाई हाँ, बख्तियार खिलजी ने 100% उदंतपुरी विहार को बिना किसी वजह के उन्होंने उसको खत्म कर दिया। हाँ, अगर उनको पैसे लूटने थे वो लूट सकते थे, उनको बेकार मंक्स को मारने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने ये काम किया।
ठीक है, तो ये बात तो यहाँ से क्लियर है। अब आगे चल के देखते हैं कि धर्मस्वामी क्या कहते हैं। अब धर्मस्वामी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। धर्मस्वामी ने एक मंक थे जो इंडिया भ्रमण के लिए आए थे। उन्होंने इंपॉर्टेंट सीट्स ऑफ लर्निंग पे कुछ टाइम भी गुजारा था। और धर्मस्वामी जब आए थे तब डेफिनेटली ये सारा वाकया हो चुका था। वो आए थे यहाँ पे 1230s में, और उस समय उन्होंने आके देखा कि विक्रमशिला भी जो मंक जो जो मोनेस्ट्री थी वो भी वहाँ पे नहीं थी, और उदंतपुरी जो मोनेस्ट्री थी वो भी एक गैरिसन बन चुकी थी बेसिकली। और फिर वो क्या कहते हैं कि वो यहाँ पे आके आप देखिए, वो कुछ दिन तक नालंदा में रुकेंगे भी, तो उसमें भी हम बाद में आएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इस किताब का, उसमें जो लेखक है जो जॉर्ज रोरिख, उन्होंने ये बात कही है कि द सैक ऑफ विक्रमशिला मस्ट हैव टेकन प्लेस अबाउट 1199 टू 1200 एडी। तो वही टाइम है जब बख्तियार खिलजी वाज बेसिकली अटैकिंग बंगाल। At the time of the conquest of Ikhtiaruddin Muhammad, which is Bakhtiyar Khilji, the Vihar of Odantapuri, which was also destroyed at the time of the conquest, is mentioned only twice as the residence of Turushka military commander. तो ये बात ये जो ट्रांसलेटर है उन्होंने एक इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर ये बात को समराइज किया है। इसका हवाला टेक्स्ट से ही उनको मिलता है, जहाँ पे ये बात कही गई है कि विक्रमशिला नाम की एक मोनेस्ट्री हुई करती थी, जो बेसिकली जिसको खत्म कर दिया गया था, जिसको बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 1199 और 1200 के बीच में। और जो उदंतपुरी विहार है वो उसको कन्वर्ट कर लिया गया था एक मिलिट्री गैरिसन के में, और वहां पे एक तुरुष्क मिलिट्री कमांडर वहां पे रहते भी थे। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है कि बख्तियार खिलजी को हम लोग एक्सोनरेट नहीं कर सकते, एटलीस्ट फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ उदंतपुरी एंड विक्रमशिला। विक्रमशिला धर्मस्वामी ने कंफर्म किया है, क्या तारानाथ भी इसको कंफर्म करेंगे? तो हम आके देखते हैं। ये एक बहुत अजीब सी स्टोरी है जो तारानाथ की हिस्ट्री से मिलती है, जहां पे उन्होंने कहा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ रथिक सेना, a few years of Laban Sena's reign was peaceful. ये लबन सेना कौन है? हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ये लक्ष्मण सेना हो, जो लास्ट तो नहीं, लेकिन he was a Sen king, he was a Sena kingdom before he was a Sena king before the attack of Bakhtiyar Khilji happened. तो उसी की बात यहाँ पे हो रही होगी। Then came the Turushka king called the Moon to the region of Antarvedi in between the Ganga and the Yamuna. Some of the monks acted as messengers for this king. As a result, the petty Turushka rulers of Bengal and other places united and ran over the whole of Magad and massacred many ordained monks at Udantapuri. They destroyed this and also Vikramshila. So आप अगर ये सीक्वेंस देखेंगे तो बिल्कुल जो बात इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमने देखा इन धर्मस्वामी's बायोग्राफी, उसी उसी हादसे को ये भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और नए रेफरेंसेस हमको मिलते हैं। थ्रुश का किंग कॉल्ड द मून, ये कौन है? अगर आप वीडियो को देखेंगे गौर से डॉक्टर शर्मा की, तो उन्होंने इसको कहा है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये मून कौन है, लेकिन हम तुरुष्का वर्ड के इस्तेमाल से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि शायद ये तुरुष्का ऑफ कश्मीर, किंग तुरुष्का ऑफ कश्मीर, जो बेसिकली किंग हर्षराज थे, उनकी बात हो रही है। राजा हर्षदेव ऐसा कुछ नाम था उनका, जिनको तुरुष्क भी कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थे अमंग दी हिंदूज। तो उनके लिए ये नाम यूज किया जा रहा है। लेकिन इसका क्या बेसिस है? क्या क्यों हम इतनी इतनी व्हाई आर वी गोइंग टू सच अ डिफिकल्ट कंक्लूजन? आई डोंट नो, क्योंकि इसका तो बहुत आसान सा सोल्यूशन आंखों के सामने बह रहा है। सो इफ यू सी, लक्ष्मण सेन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, तो टाइमिंग इसका एस्टैब्लिश हो गया है। अगर हम अगर हम बात कर रहे हैं हर्षदेव की, तो हर्षदेव जो है वो अर्ली 12th सेंचुरी में थे, नॉट इन द लेट 12th सेंचुरी। तो ही वाज टू अर्ली फॉर दिस। ओके, सो आई डोंट थिंक दैट ही हैड अ पार्ट टू प्ले इन दिस वन एट ऑल। तो ये तुरुष्क किंग कॉल्ड मून कौन है? अब देखते हैं, कुछ और क्लूज यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, तुरुष्क किंग जो है ये कहाँ पे उन्होंने अपना जो राज है वहां कहाँ पे उन्होंने स्टैब्लिश किया? अंतर्वेदी, इन बिटवीन द गंगा एंड द यमुना। कश्मीर के लिए हम ये डिस्क्रिप्शन कतई नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर ये झेलम की बात होती और सिंध की बात होती, बिटवीन द झेलम एंड द इंडस रिवर, तब कश्मीर का भी समझ में आता। लेकिन यहाँ बात हो रही है बिटवीन द गंगा एंड द यमुना। वेरी इजी यार, हम जानते हैं कि गंगा यमुना का संगम होता है यूपी में, तो यहाँ बात तो यूपी की हो रही है, अवध की बात हो रही है यहाँ पे क्लियरली। तो अगर हम अवध की बात यहाँ पे करें, तो फिर उस समय एक तुरुष्क किंग मून नाम का आया था। अब उन्होंने डॉक्टर शर्मा ने एक और बात यहाँ पे बताई कि ये कि तारानाथ ये कहते हैं कि ये तुरुष्क किंग कॉल्ड मून ही थे जिन्होंने अटैक करके उदंतपुरी और विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय किया। ये बात तो यहाँ कहाँ कहीं भी नहीं कही गई है। कहाँ आपको ये तथ्य मिल गया कि तुरुष्क किंग मून ने ही इसको डिस्ट्रॉय किया? मैं तो बल्कि बल्कि देख रहा हूँ कि तुरुष्क किंग मून के साथ, क्योंकि इन मंक्स ने बातचीत की थी, उसके लिए द तुरुष्क रूलर्स ऑफ, ये देखिए वर्ड क्या यूज हुआ है, पेटी, पेटी तुरुष्क रूलर्स ऑफ बंगाल एंड अदर प्लेसेस यूनाइटेड ran over the whole of Magadha and massacred many ordained monks at Odantapuri and Vikramshila. तो यहाँ पे तो
मतलब किसी साइड से भी ये हम लोग इम्प्लीकेट नहीं कर सकते दिस तुरुष्क किंग कॉल्ड मून बीइंग डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर दीज एक्ट्स, बल्कि मे बी देयर वाज एंगर एट द मंक्स हैविंग बाईपास द चेन ऑफ कमांड, राइट? उन्होंने शायद जो लोकल तुरुष्क रूलर्स थे उनसे कंसल्ट न करके उन्होंने डायरेक्टली ये मून वाले बंदे के साथ बातचीत की, और इसी वजह से ये पेटी लोग जो बंगाल में उस समय थे उनको बहुत गुस्सा हुआ और उन लोगों ने एक साथ मिलके एकजुट होकर इनके ऊपर अटैक कर दिया। मेरे हिसाब से तो यही रीडिंग निकल के आती है। और फिर जो बात धर्मस्वामी ने कही उसी बात की पुष्टि तारानाथ भी करते हैं। वो कहते हैं कि द पर्शियंस एट लास्ट बिल्ट अ फोर्ट ऑन द ruins ऑफ उदंत विहारा। तो ये बात हम वहां पे भी देख रहे थे कि गैरिसन बिल्ड किया गया, वहां पे कमांडर रह रहे थे। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे इसकी पुष्टि भी कर डाली कि हाँ वहां पे एक फोर्ट बनाया गया, जो जहाँ पे ये पर्शियन लोग, अब यहाँ पे तुरस्क का पर्शियन ये जो टर्म्स है बहुत लूजली यूज हो रहा है, आप समझ रहे हो। तो वहां पे इन लोगों ने एक फोर्ट बना के उसमें रहना चालू कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा गहरा कोई मिस्ट्री नहीं है अगर आप ध्यान से थोड़ा सा सोचें कि जिस टाइम की बात हो रही है, जिस रीजन की बात हो रही है, अवध की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है, लक्ष्मण सेन की बात हो रही है, उसके बाद एक तुर्क राजा आए जिसका नाम था द मून। तो ये मून का कनेक्शन क्या निकल के आता है, आप एटलीस्ट किसकी बात हो रही है वो तो समझ गए होंगे। अब मून का कनेक्शन कहां से आता है वो देख लेते हैं, ठीक है? तो ये तुर्क का किंग मून है कौन? वेरी सिंपल यार, दिस इज कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कहां से मैं आपको कंक्लूड करके दे रहा हूं, ठीक है? तो पहली बात तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक द फर्स्ट ममलुक रूलर, he set up his kingdom in the Delhi region, right? So UP, Delhi, Awadh, that region, he was basically ruling. And not only that, he was also ruling Multan and Lahore. We'll come to that. Okay. और ये मून का कनेक्शन आता है, अगर आप इनका नाम देखोगे, आइबक, आइबेक, राइट? ये टर्किक सोर्स से आता है, और इसमें से ए जो वर्ड है वो दैट मीन्स मून, और बेक मीन्स लॉर्ड, मतलब लॉर्ड ऑफ द मून और मून लॉर्ड। तो ये जो साहबजादे थे ये बेसिकली लॉर्ड मून लॉर्ड, इस नाम से पता नहीं क्यों तारानाथ ने ये नाम चूज किया उनको एड्रेस करने के लिए। ऐबक क्यों नहीं लिखा उन्होंने डायरेक्टली जाके, शायद उनको नॉन संस्कृत नेम्स को यू नो टिबेटन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में मुश्किल आई होगी। उन्होंने ज़्लाबा यूज किया था जो चंद्र निकल के आता है, तो उन्होंने उनको मून के नाम से बेसिकली एड्रेस किया, जो लिटरली चंद्र का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। लेकिन एक्चुअली from the other things mentioned here, and if we cross-reference this with Tabqat Nasiri, if we cross-reference this with the Dharmaswamin's biography, इसमें कोई डाउट नहीं रह जाता कि ये मून जो है ये ऐबक है। और ऐबक को लगता है कि जो उदंतपुरी के जो मंक्स थे उन्होंने कोई कंप्लेंट वम्प्लेंट डाली होगी अबाउट बख्तियार खिलजी, और उसी के बाद उसी को लेकर अपसेट होकर जो बंगाल के पेटी तुरुष्क रूलर्स थे जिसमें मून नहीं थे, मून वाज इन अंतर्वेदी, लेट बी वेरी क्लियर, ओके? मून वाज इन अंतर्वेदी इन गंगा यमुना रीजन, सो ही वाज नॉट इन बंगाल। जो तुरुष्क रूलर्स ऑफ बंगाल थे उन्होंने खुद को आपस में यूनाइट होकर उन्होंने फिर यहाँ पे अटैक कर डाला। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन दिल्ली, हु वाज देयर इन बंगाल? हाँ, आप कह सकते हो कि शायद the it was in the later period of the third, after Bakhtiyar Khilji's death and all that. या आप आर्ग्यूमेंट डाल सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स बिलीवेबल। ये निकल के आता है कि बख्तियार की ही बात हो रही है यहाँ से। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कंक्लूड दैट। और जब आप इसको क्रॉस रेफरेंस करोगे विद द अदर रेफरेंसेस, अदर टेक्स्ट, दिस इज द ओनली लॉजिकल कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ। और मून का भी कनेक्शन निकल के आया है। तो यहाँ से आपको कश्मीरी हिंदू किंग कॉल्ड तुरुष्का, इसकी ये सब एसोटेरिक कनेक्शंस आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्लियर एज डे है। और अगर ऐसा है कि आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द इन दिस वर्ल्ड टू क्रैक की मून इज ऐबक, देन आई डोंट नो व्हाट द स्टेट ऑफ हिस्टोरियंस इन दिस कंट्री इज नाउ। तो एनीवे, विल मूव ऑन। ओके, तो दो बातें तय हो जाती है कि उदंतपुरी एंड विक्रमशिला वर बोथ डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी, एंड देयर इज एविडेंस फॉर दैट। उदंतपुरी का तो हमने पूरा राउंड अबाउट एविडेंस देख लिया, और विक्रमशिला जो है उसके बारे में हमने देखा कि तारानाथ ने भी उसकी पुष्टि की है, और धर्मस्वामी भी धर्मस्वामी ने भी इसकी पुष्टि की है। और जो तारानाथ की बात है वो थोड़ा राउंड अबाउट वे में था, लेकिन इट हेल्प अस आइडेंटिफाई दिस पर्सन एग्जैक्टली एज वेल। ठीक है, तो अभी तक क्लियर है, आप मेरे साथ हैं? ठीक है, लेट्स नाउ प्रोसीड। नाउ अब नालंदा के बारे में क्या बात होती है? अब तारानाथ एक बहुत अजीब सा वाकया कहते हैं टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द बुक, जहां पे वो डिस्क्राइब करते हैं मल्टीपल अटैक्स ऑन नालंदा यूनिवर्सिटी। और उसमें से वो ये बात करते हैं कि एट दैट टाइम दे लिव्ड इन कश्मीर अ किंग कॉल्ड तुरुष्का। शायद ये जो तुरुष्का किंग का जो हर्षदेव को जो इस इक्वेशन में लाने की जो कोशिश है, शायद यहाँ से इवॉल्व होती होगी। ठीक है, लेकिन हम देख लेते हैं। He lived for 100 years, was highly religious, चलो छोड़ दो। During the reign of Dharmachandra, there ruled in Multan and Lahore King Bandero alias Huni Mamta, the Persian king. Between this king and the king Dharmachandra, there took place repeated wars and treaties of peace. तो यहाँ पे एक पर्शियन किंग की बात हो रही है जो जिनकी रियासत जो है वो मुल्तान और लाहौर को इंक्लूड करती है।
और उनके नाम बंदेरो और खूनी ममता कहा गया है, जो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस टू एनीबॉडी। एक तुरुष्क का, कश्मीरी राजा तुरुष्क की बात हो रही है, लेकिन बाद में अगर आप देखोगे तो इस कॉन्टेक्स्ट में तुरुष्क की बात फिर नहीं होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ धर्मचंद्र की भी बात हो रही है, द अदर रेफरेंस भी है, धर्मचंद्र किंग ऑफ अपरांत का। और फिर दोनों में कुछ एक्सचेंजेस होते हैं, कुछ वॉर्स होते हैं। फिर हम अगर अगर दूसरे पेज में आए तो यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है उसको पढ़े अगर, तो कहा गया है कि द पर्शियन किंग डिस्ट्रॉयड मगध बाय द तुरुष्क आर्मी, रूइंड मेनी टेम्पल्स एंड हेवीली डैमेज्ड श्री नालेंद्र, इवन द ordained monks fled away। तो यहाँ पे आप देखिए कि फिर जो ये जो बिल्डअप जो है इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये धर्मचंद्र के बीच में और इस पर्शियन किंग के बीच में कुछ करस्पॉन्डेंसेस वगैरह होती हैं, दोनों 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 एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह भेजते हैं। और जो गिफ्ट्स धर्मचंद्र भेजते हैं उसके अंदर कुछ नुक्स निकल के आते हैं, और उसकी वजह से उनको ये लगता है कि शायद पर्शियन किंग को ये लगता है कि शायद उनके साथ कोई ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की जा रही है। तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के मारे वो आके मगध के ऊपर अटैक कर देते हैं। और बाय द तुरुष्क आर्मी, नॉट तुरुष्काज आर्मी, बट बाय द तुरुष्क आर्मी। तो ये जो कश्मीरी किंग तुरुष्का का यहाँ पे मेंशन हुआ था, उसका ये एक्सटेंशन हम नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ कहा गया है बाय द तुरुष्का आर्मी, नॉट बाय द तुरुष्काज आर्मी, ठीक है। तो अब इसके कुछ और इंटरप्रिटेशन भी हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली पर्शियन किंग ने एक टर्किश फोर्स को यूज करके अटैक किया ऑन मगध, एंड दे बेसिकली डैमेज्ड श्री नालेंद्र, ठीक है। अब इस रेफरेंस में बहुत सारे कंफ्यूजन एटलीस्ट, और आगे चल के ये आप ये भी देखोगे कि बुद्ध पक्ष की बात हो रही है। बुद्ध पक्ष जो है वो सन ऑफ धर्मचंद्र मैटरनल अंकल हैं, जिन्होंने जाके फाइनली उस पर्शियन किंग को मार डाला। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। एक तो है धर्मचंद्र की बात हुई, जो एक्चुअली एक बुद्धिस्ट रूलर ऑफ बंगाल थे, बट द पीरियड वाज फ्रॉम 703 टू 720। उस टाइम पे मुल्तान और लाहौर पे उमैयद कैलिफेट मतलब जस्ट अबाउट एस्टैब्लिश हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसने जंग जीती थी, तो उमैयद कैलिफेट वाज जस्ट अबाउट एस्टैब्लिश एट दैट टाइम। और कश्मीर भी उस समय उमैयद कैलिफेट के अंडर ही आ चुका था। फिर श्रीचंद्र की बात हुई थी। अगर आप वापस जाओगे, यहाँ पे कहा गया है कि धर्मचंद्र, फर्स्ट लाइन में आप देखोगे, धर्मचंद्र सन ऑफ किंग श्रीचंद्र। अब श्रीचंद्र एक्चुअली फादर ऑफ धर्मचंद्र तो नहीं निकल के आते, वो इनफैक्ट ही वाज अ लीडर किंग इन दी चंद्र डायनेस्टी। इन्होंने रूल किया फ्रॉम 930 टू 975, और इनके बेटे का नाम धर्मचंद्र तो नहीं था। इनके टाइम पे अगर आप देखोगे तो मुल्तान और लाहौर पे तब भी इस्लामिक रूल था। इट वाज द अब्बासिड कैलिफेट दैट वाज रूलिंग एट दैट टाइम। लेकिन कश्मीर तब हिंदुओं के अंडर आ चुका था वापस से, और उस समय दी कश्मीरी गुप्ताज वर बेसिकली रूलिंग दैट स्टेट। और जब श्रीचंद्र के बेटे राजा हुए तो बंगाल के, तब कश्मीर हैड इट्स फर्स्ट फीमेल रीजेंट दिद्दा। तो तो यहाँ से तो वो कनेक्शन निकल के नहीं आता है। फिर बुद्ध पक्ष की बात हुई थी, जिन्होंने जाके उस पर्शियन किंग को मारा। अब बुद्ध पक्ष बेस्ड ऑन सर्टेन हिस्टोरियंस वर्जन्स, ये गुप्ता किंग नरसिंह गुप्ता बालादित्य का एक दूसरा नाम था, जो कि 6th सेंचुरी में राज करते थे। तो वहां से भी कोई कनेक्शन निकल के नहीं आता है। और अगर हम ये मान ले कि ये जो बैंडेरो है या खूनी ममता है, जो पर्शियन किंग है, ये एक्चुअली कोई इस्लामिक रूलर नहीं थे, ये प्री इस्लामिक जोरोस्ट्रियन रूलर थे, तो हिस्ट्री हमें बताती है कि सिर्फ एक ही जोरोस्ट्रियन रूलर थे जिन्होंने मुल्तान पर और लाहौर पर विजय पाई थी, और वो थे डारियस, बिफोर दी बिफोर द कमिंग ऑफ द मैसेडोनियंस टू इंडिया, ठीक है। तो ये तो फिर 500 बीसी की बात हो गई। और तब तो मतलब नालंदा के का जन्म भी नहीं हुआ था। नालंदा इसके ऑलमोस्ट 1000 साल बाद आई थी। तो यहाँ से कोई कोई कनेक्शन निकल के ही नहीं आता है, काफी कंफ्यूजन है इसमें। और अगर ये बात भी हम मान के चले कि यहाँ पे अटैक ऑफ ऑफ मगध की बात हो रही है बाई एन इस्लामिक आर्मी, तो फर्स्ट टाइम हुआ था उसी 12th सेंचुरी में, लेट 12th सेंचुरी, अर्ली 13th सेंचुरी में ही हुआ था, जब बख्तियार खिलजी यहाँ पे आए थे। तो अब मानने को तो ये मान सकते हैं कि शायद ये कोई बनाई हुई कहानी हो, या फिर शायद उसी 12th सेंचुरी वाली बात को रेफर किया जा रहा है, लेकिन नेम्स में कुछ कंफ्यूजन है। लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इसको हम लोग अभी डिसरिगार्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई हिस्टोरिकल कोहेरेंस इसमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं धर्म स्वामिन के पास, जिन्होंने एक्चुअली थैंकफुली हमारे लिए ये पूरी जो मिस्ट्री है इसको क्रैक कर डाला है। तो इन्होंने एक्चुअली कंफर्म कर दिया, ये जो डॉक्टर शर्मा मांगती है ना कि प्राइमरी सोर्स दिखाओ, ये प्राइमरी सोर्स उनके बिल्कुल नाक के नीचे है। उन्होंने इसी सोर्स से कुछ कोटेशंस ली हैं, लेकिन ये जो ऑल इंपॉर्टेंट कोटेशन है इसको लेना वो भूल गई हैं। तो यहाँ पे हम लोग आके देखते हैं। तो एक चैप्टर 10 यहाँ पे आता है, जो है स्टे एट नालंदा। जब धर्म स्वामी जो है वो नालंदा पे आके आके रुकते हैं, तो पहले ही बोलते हैं कि भाई नालंदा का अभी भी फंक्शन कर रहा है, ऐसा नहीं कि नालंदा बंद हो चुका है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो चुकी है। इसमें काफी डैमेज का भी मार्क्स दिखते हैं। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो एक पॉइंट अंडरलाइन है इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ। दे वर डैमेज्ड, ये कुछ मंदिरों की बात हो रही है जो नालंदा के जो कैंपस के अंदर ही है। दे वर डैमेज्ड बाय द तुरुष्कास, एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो वन टू लुक आफ्टर देम और टू मेक ऑफरिंग्स। दे वर बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड मेनी वर लेफ्ट अनडैमेज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक डैमेज स्ट्रक्चर में वो आए, वहां पे उन्होंने उसका जायजा किया। वहां पे कुछ कम ही लोग थे, कुछ दो ही मॉनेस्ट्रीज थी जो स्टिल फंक्शनिंग थी उसके अंदर। और
दो दो विहार जो फंक्शन थे, धनाबा और गुनाबा, उनकी वो बात करते हैं। और बाकी जो मेजोरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स थे वो डैमेज हो चुके थे, वहां से स्टोन लिया जा चुका था। और इसका जो ब्लेम है वो तुरुष्कस के ऊपर डाल रहे हैं। ये वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में शायद नहीं यूज कर रहे हैं। ये तुरुष्क का जो है वो, जो इसका नेचुरल मीनिंग है वही निकल के आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बाद में इसका कुछ, यहाँ पे डेफिनेटली ये बात आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बख्तियार खिलजी का तो कोई रेफरेंस डायरेक्टली नहीं आता, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन आगे बढ़ के देखते हैं। सो लेटर ऑन इन पेज 95, 4-5 पेज बाद, फिर एक और चीज निकल के आती है, जहां पे आप देखोगे कि एक नया अटैक होता है। दिस इज वाइल धर्मस्वामी इज स्टिल देयर एट द मॉनेस्ट्री एट नालंदा, दैट अ न्यू अटैक हैपेंस, नॉट रियली एन अटैक, बट यू कुड से स्मॉल रेड ऑफ सॉर्ट्स एक होता है ऑन द मॉनेस्ट्री। किसी को एक अरेस्ट कर लिया जाता है, और उन्होंने उनसे जो अद्वंद वाले जो अभी मिलिट्री कमांडर्स जो है वहां पे, उनको मालूम पड़ता है कि गुरु जो है उनको अरेस्ट, उनको ये लगता है कि गुरु को अरेस्ट करना चाहिए, तो ये अरेस्ट करने के लिए फिर मारने के लिए आ रहे होंगे। तो ये बात उनको मालूम पड़ती है, और फिर वहां पे वो लोग प्रिपेयर करते हैं उस अटैक के लिए। ओके, तो सारे लोग जो वहां से भाग जाते हैं अफरा तफरी में, लेकिन जो गुरुदेव थे वहां के, वो कहते हैं कि भाई मेरी तो 90 साल की उम्र हो चुकी है, मैं अब यहाँ से कहाँ भागूंगा, मैं यहीं पे रुकता हूँ। अम, और अगर वो मुझे मार भी दे तो मेरी तो 90 साल की उम्र हो चुकी है। मुझे मुझे कोई मौत का खौफ नहीं है। तो बहुत बहादुरी दिखाकर वो कहते हैं कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। और साथ में कौन रुकते हैं? हमारे धर्म स्वामी जी। वो कहते हैं कि भाई मैं भी आपके साथ रुकूंगा, मैं भी नहीं भागूंगा। तो ये जो गुरुदेव हैं, ये काफी डांटते हैं उनको। वो कहते हैं, यू टिबेटन, इट इज फुलिश फॉर यू टू स्टे विद मी। ये तुम तिब्बत के आदमी, तुम क्यों ये बेवकूफी कर रहे हो, तुम क्यों मेरे साथ यहाँ पे रुक रहे हो? ऑल द इनहेबिटेंट्स एंड डिसाइपल्स हैव फ्लेड, सारे जो लोग थे यहाँ पे सब तो भाग गए। तुम अगर नहीं भागोगे तो तुम मार दिए जाओगे, यू विल बी किल्ड। और धर्मस्वामी ने कहा कि भाई भले ही मेरी मौत हो जाए, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऑल हेल धर्मस्वामी, ये दिस इज द ट्रू ब्रेवरी ऑफ द पीपल ऑफ फेथ। तो तो धर्मस्वामी जो थे, उन्होंने जाने से वहां से इनकार कर दिया, वो गुरु के साथ रुक गए। और अगर आप नीचे देखोगे, एक सेक्शन है, वहां पे ये बात कही गई है फॉर्मरली। ये अटैक कब हो रहा है? 2030s में हो रहा है, राइट? जब हमारे बख्तियार जी वो ऊपर लोग सुधार चुके हैं, उनको टिबेटन्स ने अच्छा मजा चखाया। और फिर जो खलजी डायनेस्टी की जो खलजी डायनेस्टी तो नहीं कहूंगा, खलजी ट्राइब की जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है कि एक खलजी दूसरे खलजी के हाथ मरता है, वो इनके साथ हो चुका है। ठीक है, तो अभी अभी इस प्रेजेंट अटैक के कॉन्टेक्स्ट में धर्म स्वामी जी क्या कहते हैं? फॉर्मरली द तुरुष्कास हैड कैरिड अवे ऑल द स्टोन्स ऑफ दिस टेंपल। पहले भी एक अटैक हुआ था इस टेंपल के ऊपर, इन इन नालंदा। इस टेंपल के ऊपर अटैक हुआ था फॉर्मरली, पहले भी एक अटैक हुआ था। और एंड इंस्टेड ऑफ anointing the image with oil and worshipping it, they threw impurities and dust at it। और इस जो मंदिर में जो विग्रह था, उसकी उसकी पूजा वंदना वगैरह करके उसकी जगह पे उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसके ऊपर गंदगी फेंकी थी। ठीक है, तो उन्होंने उसको डेसिक्रेट किया था बेसिकली। A man who participated in this work died the same evening of colic on reaching Odantapuri. Next morning, the image was found undamaged. So it was said, since then, the Turushka heretics did not dare to approach it and cross the threshold. So यहाँ से हम तीन चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। एक तो है कि पहले भी तुरुष्कास का अटैक हो चुका है नालंदा के ऊपर। इस बात की पुष्टि हमें पेज 90 में भी मिलती है, जब ये बात कही गई है कि तुरुष्कास ने आके जो पूरी जगह थी वो डैमेज कर दी थी। तो ये बात हमें पेज 90 से भी इसकी पुष्टि मिलती है। पेज 94 में भी ये बात कही जाती है कि पहले भी एक अटैक हुआ था इस टेंपल के ऊपर, और जो यहाँ का जो विग्रह था उसका उसका निरादर किया गया था। और जिस बंदे ने इस काम को किया था, जब वो उदंतपुरी पहुंचा तो उसकी मौत हो गई। और क्योंकि उसकी मौत हो गई, तब से एक सुपरस्टिशन घुस गया है इन तुरस्कों के बीच में, इनके मन में, कि वो इस जगह इस मंदिर की चौखट को वो पार नहीं करते हैं। वो थोड़ा बहुत डरने लगे हैं इस विग्रह से। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ से आप देखिए मजेदार कनेक्शंस निकल के आते हैं। तो उदंतपुरी की बात यहाँ पे हो रही है, तो वो बंदा उदंतपुरी क्यों गया? अब हो सकता है कि ये तब की बात हो जब उदंतपुरी ऑलरेडी हैड बिकम मिलिट्री गैरिसन। अब यहाँ ये बात कहीं नहीं कही गई है कि जो सारे ही सोल्जर्स थे वो सारे उदंतपुरी में रहते थे। मिलिट्री कमांडर की बात हो रही है, डेफिनेटली हुई है। लेकिन जो यहाँ से मेरे को लगता है कि लॉजिकल जो कंक्लूजन निकल के आता है, कि नालंदा पर अटैक तो किया डेफिनेटली गया था, ये तो कोई नहीं झुटला सकता कि तुरुष्कों ने अटैक किया था नालंदा के ऊपर, या तो बख्तियार खिलजी के रहते या फिर उसके बाद, लेकिन अटैक तो डेफिनेटली हुआ था। और मैं ये मानने को बिल्कुल राजी नहीं हूँ कि कोई बंदा उदंतपुरी के ऊपर अटैक कर सकता है विदाउट व्हाइल इग्नोरिंग नालंदा व्हिच इज जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स अवे। ये इम्पॉसिबल है बेसिकली। और यहाँ पे हम एक कनेक्शन निकलते हुए देखते हैं कि नालंदा पर शायद अटैक पहले हुआ हो, और ये पूरी जो घटना यहाँ पे बताई गई है वो
घटी हो, और उसके बाद ये लोग उदंतपुरी गए हो टू अटैक ऑन उदंतपुरी, और उसी दिन इस बंदे की मौत हो जाती है, और तब से ये लोग एटलीस्ट नालंदा से डर जाते हैं। तो ये शायद ये बात भी एक्सप्लेन करती है कि क्यों नालंदा को उदंतपुरी की तरह या फिर विक्रमशिला की तरह एकदम जमीन पर क्यों नहीं उसको मिला दिया गया। क्योंकि एक डर उनके मन में कहीं ना कहीं बैठ गया था कि भाई यहाँ पे कुछ तो पावर्स हैं यहाँ के जो इस जगह को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये क्लियर निकल के आता है कि एक उनके मन में एक खौफ सा बैठ गया था। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ये कंक्लूड अगर करें कि अगर ये जो घटना है, ये जो बात हुई, ये रिसेंट पास्ट में हुई थी, और अबाउट 20-30 ईयर्स पहले की बात हुई हो, तो फिर डेफिनेटली इट कम्स इनटू द realm ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ बख्तियार खिलजी डूइंग इट। हाँ, इससे ये बात साबित नहीं होती है कि बख्तियार खिलजी ने मोनेस्ट्री को जलाया था। एक्चुअली जलाने की बात शायद यहाँ से किसी भी एविडेंस से पुष्ट नहीं किया जा सकता। तो जलाने की जो बात डॉक्टर शर्मा करती हैं इन द वीडियो, आई डोंट थिंक दैट दैट कम्स आउट एज एज एविडेंट फ्रॉम एनी ऑफ दीज टेक्स्ट्स। बट ये जो बात है कि डिस्ट्रक्शन किया गया था कि नहीं, ये तो क्लियर है। डिस्ट्रक्शन किया गया था, पत्थर तोड़े गए थे, पत्थर को निकाल के वहां से ले जाया गया था, और उसको यूज किया गया था शायद फॉर द रीबिल्डिंग ऑफ द garrison in the Udantapuri on the Udantapuri Vihar। ठीक है, तो ये क्लियर कनेक्शन अगर आप लॉजिकली सोचोगे निकल के आता है, और ये प्राइमरी सोर्स फिर हम हमारे लिए बन जाता है ये दिखाने के लिए कि जब बख्तियार खिलजी वाज देयर एंड ही वाज कमांडिंग दिस आर्मी, एक अटैक हो चुका था ऑन नालेंद्र, और उस अटैक के बाद ही ये लोग उदंतपुरी गए थे। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये मिस्ट्री हमारे लिए धर्मस्वामी जी ने क्रैक कर दिया। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है। तो फिर इन प्राइमरी टेक्स्ट के थ्रू हम श्री नालेंद्र के लिए क्या कंक्लूजन निकालते हैं। क्या तारानाथ के समय में जो तारानाथ जी ने जो बायोग्राफी लिखी थी, सॉरी जो हिस्ट्री लिखी थी, उसके अंदर कोई डायरेक्ट एविडेंस निकल के आया है अबाउट नालेंद्र। हम देखते हैं कि एक इस्लामिक अटैक की बात हुई है, या एक एटलीस्ट पर्शियन अटैक की बात हुई है, शायद वो प्री इस्लामिक भी हो। लेकिन कोई हिस्टोरिकल एविडेंस हमें इसका नहीं दिखता है। इनफैक्ट जब नालंदा का निर्माण हुआ था, उसके तुरंत बाद ही पर्शिया फेल टू द इन्वेडिंग अरब्स एंड बिकेम एन इस्लामिक कंट्री। तो इट्स मोर देन लाइकली कि अगर जो रेफरेंस है वो इसी घटना का रेफरेंस है, जब बख्तियार खिलजी's आर्मी केम एंड ओवररन बंगाल एंड बिहार। इसके अलावा और कोई घटना जो है इस स्कीम को नहीं फिट करती अबाउट एन अटैक ऑन मगध। ओके, और धर्मस्वामिन के बायोग्राफी में क्लियरली ये बात निकल के आती है कि एक अटैक पहले भी हो चुका है बाय द तुरुष्कास ऑन दिस टेंपल। इट वाज अ मेजर अटैक जिसमें सारा जो स्टोन्स वगैरह सब कुछ वहां से ले जाया गया है था, और जिस बंदे ने इस विग्रह का निरादर किया था, एक मंदिर के विग्रह का निरादर किया था, उस बंदे की मौत हो गई थी, और होपफुली बहुत पेनफुल मौत थी, और उसकी वजह से उनके दिमाग में एक डर सा घुस गया था। और उसके बाद से ये लोग नालंदा पे आते तो थे, रेड्स तो मारते थे, लेकिन शायद कुछ ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने की उनमें हिम्मत नहीं होती। तो ये क्लियर हो गया है इस बात से कि प्राइमरी सोर्सेज मैडम मौजूद हैं, और आप ही की सोर्सेज हैं जो इस बात को उजागर करती हैं। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम फिर इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, और ये बात पता चल जाती है कि एटलीस्ट धर्मस्वामी की बायोग्राफी से हमें इस बात की पुष्टि मिल जाती है कि बख्तियार खिलजी और हिज कंटेम्पररी आर्मीज वर इन्वॉल्व्ड इन द रेड ऑफ नालंदा एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा। बर्निंग इज नॉट प्रूवन डेफिनेटली। और तारानाथ की हिस्ट्री में से शायद ये बात उजागर हो, लेकिन उसमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग रेफरेंसेस हैं जो आर नॉट फिटिंग इन क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो वी कैन नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब एक डिस्कनेक्टेड बात पे आते हैं। नालंदा बर्न तो हुआ है, इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलता है, और ये फायर्स बेसिकली कहाँ से इनका सोर्स क्या था, कहाँ से किसने ये फायर्स लगाई, ये लगाई गई थी या लग गई थी, इस बारे में तो हमारे पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें जो मालूम है कि एक इंस्क्रिप्शन मिला है 1003 का, एक गेट के पास, जहाँ पे ये बात बताई गई है कि ये जल गया था और इसको रिस्टोर किया गया था थ्रू द ग्रांट्स ऑफ समबडी कॉल्ड बालादित्य ऑफ तिल्हाड़ा। तिल्हाड़ा एक नियर बाई मोनेस्ट्री है वो भी। तो उसके जो वहां पे जो बालादित्य थे, उन्होंने उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ ग्रांट वगैरह दिया था। ठीक है, तो ये बात हमें मालूम पड़ती है। तो किसने आग लगाई, कैसे आग लगी, इसका कोई खुलासा कहीं मिलता नहीं है। हाँ, कुछ बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं जिनमें ये तारानाथ जी का जो हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया है वो भी शामिल है, जिन्होंने एक कहानी बताई है अबाउट काकुट सिद्धा, जो कि इंसिडेंटली एक क्षत्रिय मिनिस्टर थे टू अ किंग। उन्होंने एक टेम्पल श्री नालेंद्र में निर्माण किया था, और ड्यूरिंग द कॉन्सिक्रेशन ही अरेंज फॉर अ ग्रेट सेरेमोनियल फीस्ट फॉर ऑल द पीपल। अब यहाँ पे दो तीर्थ का बेगर्स यहाँ पे आए थे। अब ये जो रेफरेंस है, इसको डॉक्टर शर्मा ने भी अपनी वीडियो में उन्होंने इसको कॉल आउट किया है,
और उन्होंने बेसिकली कंक्लूड किया कि तीर्थिकास आर ब्राह्मण्स। उन्होंने यहाँ पे ये कंक्लूजन यहाँ से उन्होंने ड्रॉ किया कि तीर्थिकास आर ब्राह्मण्स। मैं कहता हूँ कि शी इज रॉन्ग, तीर्थिकास आर नॉट ब्राह्मण्स एंड आई विल शो यू व्हाई। ओके। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि तीर्थिकास आए थे बेग करने के लिए, और फिर जो वहाँ के कुछ शरारती बुद्धिस्ट मंक्स थे, उन्होंने उनके ऊपर पानी फेंक दिया, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। इन्होंने फिर सालों तक बैठ के तपस्या की, साधना की, 9 साल तक बैठ के तपस्या की। फिर उसको सिद्धि नहीं मिली, वो बाहर निकल के आया। उसके दोस्त ने पूछा क्या तुमको सिद्धि मिली कि नहीं मिली, तो उसने बोला नहीं मिली। तो उसने फिर उसको चाकू दिखाया, उसको डराया धमकाया, और उसको वापस उसी गह्वर में भेज दिया कि जाओ जाके अपनी सिद्धि कंप्लीट करो। उसने जाके फिर कई साल उसने सिद्धि वगैरह की, 3 और साल उसने सिद्धि की। और जब 12 साल समाप्त हुए तो वो सिद्धि लाभ करके वहां से निकला। और फिर उन्होंने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ के में जो विभूति थी, उन्होंने उसको नालंदा के चारों तरफ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और उस विभूति से एक मैजिकल फायर रेज हो गया, मिराकुलसली प्रोड्यूस्ड फायर, यहाँ पे आप देखोगे। और उस फायर ने पूरे 84 टेम्पल्स को कंज्यूम कर लिया ऑफ नालंदा। और जो किताबें वहां पे रखी हुई थी वो जलने लगी, किताबें उस आग में तबाह होने लगी। और फिर कुछ ऊपर के शेल्व्स में कुछ किताबें थी जो दूसरे मंदिर में रखी हुई थी, उनमें से फिर मैजिकली पानी निकलना शुरू हो गया। और ये पानी फैलने लगा, और उस आग को उस पानी ने बुझा दिया। जहां जहां वो पानी पहुंचा वो बुक्स बच गई, जहां जहां वो पानी नहीं पहुंचा वो बुक्स जल गई। ठीक है, ये कहानी हम पाते हैं तारानाथ की किताब में। अब ये स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन थोड़ा हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये हम जानते हैं कि बुद्ध, इन इन टिबेटन बुद्धिज्म स्पेशली, ओकल्ट की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, एक बहुत महत्व है, मैजिकल पावर्स एंड सिद्धीज एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। तो ये डेफिनेटली ऐसी कोई अलौकिक घटना है जिसकी बात ये कर रहा है। ये दंत कथा भी हो सकती है। ये एक्चुअली अगर इसमें कोई ट्रूथ हम निकालना भी चाहे तो ये सिर्फ ये निकाल सकते हैं कि दो तीर्थकर थे जिन्होंने जिनके साथ बुरा सलूक हुआ, और गुस्से में इन्होंने आग लगा दी। ये बात हम यहाँ से इसको एक सिंपल सिनॉप्सिस इसका निकाल सकते हैं। ये पूरी कहानी जो है, इस पे आप विश्वास करो ना करो ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर इसको हम लिटरली भी ले ले, लिटरल सेंस में भी अगर ले ले, तो ये बात निकाल सकते हैं कि हाँ, शायद दो तीर्थिका थे जिनको गुस्सा आ गया होगा और उन्होंने नालंदा को जलाने की कोशिश की होगी। ठीक है, तो अगर ये बात निकल के आए सामने तो फिर हम जरा देख ले कि ये तीर्थिका है कौन और ये ब्राह्मण है कि नहीं है। अब देखेंगे कि उसी किताब में, जो तारानाथ की किताब है, उसी किताब में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें ब्राह्मण शब्द को अलग से यूज किया गया है। तीर्थिका के साथ कंफ्यूज नहीं किया गया है, कन्फ्लेट नहीं किया गया है, बल्कि इन द सेम सेंटेंस उनको, उन दोनों शब्दों को प्रयोग किया गया है। आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं। द ब्राह्मण एक्सपर्ट्स ऑन साउंड सेड दैट इट मेंट स्मैश द स्कल ऑफ द विकेट तीर्थिकास इनटू पीसेस। तो ब्राह्मण भी तीर्थिका को विकेट बोल रहे हैं। तो ये क्या लॉजिक निकल के आता है कि तीर्थिका कैसे ब्राह्मण हो गए कि खुद को वो विकेट थोड़ी बोलेंगे। और क्यों एक ही कॉन्सेप्ट के लिए दो अलग शब्द यूज होंगे एक ही सेंटेंस में। मौसम और वेदर अच्छा है, अगर मैं ये बात कहूं तो आपको थोड़ा अटपटा तो लगेगा, है ना। तो क्यों, अगर मैं एक ही चीज के दो पर्यायवाची जो होते हैं उसको अगर मैं यूज करूं इन द सेम सेंटेंस, क्या ये आपको सेंस बनेगा उसका कोई। रात और शब हम गुजार लेंगे ये मतलब बेवकूफी बड़ी बात है। ठीक है, तो the Brahmana experts on sound said that it meant smash the skull of the wicked Tirthikas into pieces. Definitely, there is some equation going on between the Brahmanas and the Tirthikas as well, just as there is something going on between the Buddhists and the Tirthikas. अब अगर तारानाथ की जो किताब है उसको पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये तीर्थिकास को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, और शायद ये दिस इज द प्रिडोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटिमेंट। ब्राह्मणास के बारे में अगर आप देखोगे तो यू कैन सी अ मोर एम्बिवेलेंट पोजीशन। कुछ कुछ जगह पे डेफिनेटली दे डोंट एग्री विद द थियोसॉफी ऑफ द ब्राह्मणास। ये वेदों की बात वगैरह वो क्रिटिसाइज्ड हुई है इन द बुक। लेकिन ब्राह्मणा को एक्चुअली दे हैव नॉट बीन शोन एज बैड पीपल, दे हैव बीन शोन एज वेरी नोबल पीपल, जो डिबेट्स में हार तो जाते हैं और हारते ही तुरंत वो बुद्ध के डॉक्ट्रिन्स को अपना लेते हैं इमीडिएटली। और लेकिन वो बहुत डिवोटेड होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, उनमें बहुत से क्वालिटीज होते हैं, उनको भगवान के दर्शन भी होते रहते हैं। तो आप अगर उस किताब को पढ़ोगे तो ब्राह्मणास के प्रति तारानाथ इज very, I would say, ambivalent, to the extent of being kind to them actually. Whereas for the Tirthikas, he's pretty rough. Okay, Tirthikas को उन्होंने he's been very harsh in his treatment to Tirthikas. और यहाँ पे आप ये सबसे बड़ा एग्जांपल निकल के आता है कि ब्राह्मण भी शायद तीर्थिका को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। एक और सेंटेंस यहाँ पे आगे चल के मिलता है हमें, a large number of Tirthikas and Brahmanas accepted ordination in the monasteries। तो फिर यहाँ पे आगे अलग से, अगर एक ही कॉन्सेप्ट है फिर अलग से बोलने की जरूरत क्या है। Um, in all he brought 5,000 brahmanas and tirthikas to the law of the Buddha। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्ड्स को एक साथ इस्तेमाल किया गया है विद कंजंक्शन।
दोनों को अलग से बोलने की बात जरूरत क्या है, अगर इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम कॉन्सेप्ट। तो क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्राह्मण्स आर नॉट तीर्थिकास। तो ये जो एक कन्फ्लेशन डॉक्टर शर्मा ने करने की कोशिश की थी, दिस इज डिसऑनेस्ट। ये रेफरेंसेस तो उन्होंने, ये बुक तो उन्होंने जरूर पढ़ी होगी, ये रेफरेंसेस उनको भी दिखे होंगे। तो हर ट्राइंग टू बेसिकली कन्फ्लेट ब्राह्मणास विद तीर्थिकास इज डिसऑनेस्ट ऑफ हर। ये कोई ऑनेस्ट मिस्टेक नहीं हो सकती है, ये उन्होंने डिलिबरेटली डिसऑनेस्टली इसको किया है। तो ये बात तो तय है। अब ये तीर्थिका है कौन, अब इसका कोई डायरेक्ट आंसर तो मुझे बुक के अंदर नहीं मिला। एक जगह हमें दिखा कि तीर्थिका के साथ लोकायत वर्ड भी यूज किया गया है, जो कि अगर आप मीनिंग सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये चारवाक की बात हो रही है। फिर कुछ क्लूज मिलते हैं कि शायद ये तीर्थिका शैव हो, लेकिन नॉट शैव ब्राह्मण, क्योंकि वहां पे तो ब्राह्मण अलग से उनको ट्रीट किया गया है। तो शायद ये शैव अघोरी हो, या फिर नागा सन्यासीज हो, जो जो शैव हैं, ठीक है, उनकी भी बात हो सकती है वहां पे। और एक और इंटरेस्टिंग जो थियरी आती है, जो विकिपीडिया के थ्रू आती है, इसको मैंने वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन आप लोग शायद कर पाओ। यहाँ पे जो वर्ड है तीर्थिका, ये पाली में हो जाता है तिथिया, और त्रिपिटक में द टर्म तिथिया इज यूज्ड टू रेफर टू द एडहेरेंस ऑफ जैनिज्म। तो ये भी हो सकता है कि शायद जैन मुनियों की बात हो रही हो, तो जहाँ पे तीर्थिका की बात हो रही है जैन मुनियों की बात हो सकती हो। और फिर वो फिट भी ये बैठता है कि ब्राह्मण शायद उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हो, और अघोरी के साथ भी वो बात फिट हो जाएगी कि ब्राह्मण शायद उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हो। तो तीर्थिकास डेफिनेटली ब्राह्मण तो है नहीं, ये मतलब बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ये तीर्थिकास ब्राह्मण नहीं है। तो ये एक डिलिबरेट कन्फेशन डॉक्टर शर्मा ने किया है। तीर्थिकास कौन है वी डोंट नो, प्रोबेबली इट्स जस्ट अ अम्ब्रेला टर्म, जैसे काफिर होता है, इज एन अम्ब्रेला टर्म, राइट, या म्लेच्छ होता है, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म। तो शायद तीर्थिका भी एक अम्ब्रेला टर्म है, उसको ये बोलना कि सिर्फ हिंदुओं के लिए इस्तेमाल होता था, जैनों के लिए नहीं, गलत है। और ये तो डेफिनेटली बोलना गलत है कि ये ब्राह्मणों के लिए यूज होता है, क्योंकि यू नो योगी तारानाथ ने ये इसको बहुत ही साफ कर दिया है अपनी किताब में कि ब्राह्मण और तीर्थिका जो है वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, उनको कृपया उनको कंफ्यूज ना करें। ये बात उन्होंने बहुत क्लियरली साफ कर दी है। तो ये निकल के आता है जो पूरा सार है इस कहानी का, और ये मेरा आखिरी स्लाइड भी था, इससे पूरा सार निकल के आता है। इससे हमें कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अगर मुझे कुछ करना हो तो ये मैं ये कहकर कंक्लूड करूंगा कि देखो, आग तो शायद लगी होगी, एक्सीडेंटली हो, डिलिबरेट हो, शायद प्री इस्लामिक पीरियड में ही लगी होगी, या फिर जब मे बी दी इस्लाम वाज ओनली कन्फाइंड टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उनको तब ईस्टर्न इंडिया के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, उस समय लगी होगी आग। लेकिन इस आग के लगने से ये मोनेस्ट्री बंद नहीं हो गया था। हम देखते हैं कि 1003 का जो इंस्क्रिप्शन मिलता है, अगर वो सही भी हो उसके बाद भी ये मॉनेस्ट्री फंक्शनल था। हाँ, शायद इसकी इंपॉर्टेंस कम होती गई जब हमारे जो पाल वंश के राजा थे, जो अपने अपने ग्रैंड प्रोजेक्ट्स उन्होंने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, और वज्रयान को इंक्लूड करना शुरू कर दिया, और उन्होंने तंत्र मंत्र के लिए जो रूम्स बनाए वगैरह, ये सब जब हुआ तो हो सकता है कि इंपॉर्टेंस नालंदा की बहुत कम हो गई। और नालंदा में आप जानते होंगे कि एक बहुत बड़े बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, इंटरेस्ट लगता है। अगर स्टेक होल्डर्स ही इंटरेस्टेड ना हो तो फिर कोई फ्यूचर नहीं रह जाता उन बिल्डिंग्स का, उन एडिफिसेस का। तो क्लियरली क्लियरली एक शिफ्ट आया था फ्रॉम नालंदा टू उदंतपुरी एंड विक्रमशिला। और उदंतपुरी जो हमने देखा कि बहुत ही करीब था टू नालंदा। तो ये किसने आग लगाई, कैसे आग लगी, क्या इस आग के चलते नालंदा बंद हो गया? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। ये नालंदा कंटिन्यू टू फंक्शन, प्रोबेबली लेसनिंग इन इंपॉर्टेंस विद टाइम, लेकिन इट कंटिन्यू टू फंक्शन। नालंदा के ऊपर अटैक, सारी जो सोर्सेज है जिनको हमने देखा है, अटैक सिर्फ एक ही डिस्क्राइब किया गया है, विच इज थ्रू द एजेंसी ऑफ द तुरुष्कास। अगर मैं वापस थोड़ा सा जाऊं तो यहाँ पे हमें एक डायरेक्ट एविडेंस मिलता है ऑफ एन अटैक दैट हैपेंड इन द लेट 12th सेंचुरी, अर्ली 13th सेंचुरी। एक यहाँ पे रेफरेंस मिलता है जहाँ पे अटैक हुआ था। उस अटैक के चलते स्टोन्स को ब्रेक किया गया, बिल्डिंग्स को ब्रेक किया गया, फिर उनको ले स्टोन्स को ले जाया गया टू बिल्ड समथिंग एल्स। तो ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पे अटैक हुआ था, और अटैक किसने किया था वो भी क्लियर है, तुरुष्कस ने। अब जिस पीरियड की बात हो रही है, अगर हम उसको एक्सट्रापोलेट कर दें कि अगर 1236 में प्रेजेंट अटैक हो रहा है, और ये फॉर्मली जो अटैक हुआ था वो पहले हुआ था, इट could definitely have happened in the year 1200 or 1199 or 1200। उस समय जो अटैक हुआ था वो सिर्फ उदंतपुरी के ऊपर हुआ था, ये हमें इसका तो डायरेक्ट एविडेंस मिलता है। और नालंदा क्योंकि उसके बहुत ही करीब था, सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर था, ये भी एक कंक्लूजन निकल के आता है कि नालंदा के ऊपर भी रेड या अटैक हुआ होगा। और ये बात
इसकी पुष्टि यहाँ से हो जा रही है। और यहाँ से ये भी बात हो रही है कि जो सोल्जर्स है वो उदंतपुरी को गए थे, वहां पे जाके ये सोल्जर मर गया था, और डोंट फॉरगेट कि ये बंदे सारे पत्थर पत्थर उठा के लेके जा रहे थे। तो ये तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि या तो उदंतपुरी को डैमेज करने के टाइम पे ही ये नालंदा को डैमेज किया गया, शायद पहले किया गया हो, या फिर उदंतपुरी को डैमेज करने के बाद जब किला बनाने की बात आई होगी, तब यहाँ से स्टोन लेके जाके वहां पे किला बनाने की कोशिश की गई होगी। ठीक है, तो ये काफी क्लियर है, इसको आप झुटला नहीं सकते, इसको आप व्हाइट वॉश भी नहीं कर सकते, और एग्जोनरेट करने की कोशिश भी नहीं कर सकते बख्तियार खिलजी को। क्यों नहीं एग्जोनरेट करने की कोशिश कर सकते? क्योंकि बख्तियार खिलजी जो कॉम्प्लिसिट था इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ उदंतपुरी एंड विक्रमशिला, ये तो काफी क्लियर है, ये काफी क्लियर है। और श्री नरेंद्र जो है, हम अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारी सुई वहां पे जाके अटक जाती है, लेकिन मैं एक्चुअली आई लुक एट द वाइडर पिक्चर, आई एम लुकिंग एट उदंतपुरी एज प्रोबब्ली द फ्यूचर ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। अगर उदंतपुरी बच जाता, अगर विक्रमशिला बच जाता, तो शायद आज बुद्धिज्म एक्सटेंट होता in India in larger numbers. Definitely, Brahminism made a revival through the Puranas, through Shankaracharya, etc., etc. लेकिन अगर ये centers of learning होते, और and people had access to them, अगर debates होती रहती, तो फिर शायद it's quite possible कि conversions would have happened both ways. तो ये कहना कि क्योंकि बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर अटैक, डायरेक्टली कोई एविडेंस हमको नहीं मिल रहा है उसका, उसको हम एक्सोनरेट कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, नो मैम, वी कैन नॉट डू दैट, यू आर रॉन्ग इफ यू ट्राई टू डू दैट. Bhaktiar Khilji was responsible for the damage of the entire corpus of Buddhist knowledge and practice in eastern India. There is no doubt about that. And I have no doubt, based on the sources, and you should not have any at this point in time either, that if a man destroys Udantapuri and Vikramshila, he would also destroy Srinarendra. Nothing stopping him. It's just 10 kilometers away from Udantapuri. What's stopping him from destroying it? And we see evidence of it being destroyed. We see evidence of it being destroyed in the words of Dharma Swaminji, right? So he makes it very clear for us. We also see indications of it being called out in Taranath's work, but Taranath, I can give you the benefit of doubt there because he confused the dates and characters and things like that. ठीक है, लेकिन श्री नालेंद्र पर बख्तियार खिलजी का अटैक साफ साफ दिखता है इन दी वर्क ऑफ धर्म स्वामी जी। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट अभी आप इसके आगे न ले तो ही बेहतर है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री जो है टू सम एक्सटेंट ये कर फिटिंग और स्पेकुलेशन के ऊपर ही बेस्ड है, राइट? दैट इज हाउ हिस्ट्री प्रोग्रेसेस। हम उदंतपुरी को हम लोग मानते हैं एज अ ट्रूथ बिकॉज देयर आर मल्टीपल सोर्सेज गिविंग एविडेंस ऑफ दिस। अब वही सोर्सेज आर आल्सो कंफर्मिंग विक्रमशिला एंड श्री नरेंद्र, बट वी आर रिजेक्टिंग देम बिकॉज ऑफ these are not mentioned in Tabqat Nasiri. This is no logic, right? Tabqat Nasiri only mentions Udantapuri, but I mean, hey, Udantapuri is just 10 kilometers away from Sri Nalendra. How can we forget that? Okay, anyway, before we conclude, एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ about the video and the information that Dr. Sharma shared. उन्होंने ये बात बोली कि जो बख्तियार खिलजी थे, उन्होंने उनसे गलती हो गई थी, उन्होंने उसको फोर्टिफिकेशन समझ लिया था और उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया था गलती के मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उन्होंने उसको फोर्ट समझा, वो एक्चुअली एक कॉलेज था। मैंने पहले ही कहा कि अगर ये बात सही होती तो फिर उनको इतने मंक्स को मारने की जरूरत क्या पड़ी, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर इस बात को हम फॉर अ सेकंड मान ले तो ये बात तबकात से निकल के आती है कि ये ऐसे हुआ था। लेकिन अगर हम देखें दी वर्जन प्रेजेंटेड बाय तारानाथ, यहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट पिक्चर मिलता है। यहाँ पे मिलता है कि the Turushkas of Bengal were already in Bengal, they were already ruling over Bengal, right? Turushka rulers of Bengal. और जो तुरुष्का किंग कॉल्ड मून यानी कि ऐबक की बात हो रही है, जब ऐबक के साथ मंक्स ने कुछ मैसेजेस आदान प्रदान किए तो इनको इस बात से जो बंगाल वाले थे उनको गुस्सा आ गया। अब क्यों आया मुझे तो नहीं मालूम, शायद उनको लगा होगा कि चेन ऑफ कमांड को बाईपास किया गया हो या फिर उनके नाम पे कंप्लेंट की गई हो, ये कुछ तो उनको लगा होगा और उन्होंने फिर इनके ऊपर अटैक कर दिया और इनको मार दिया। तो यहाँ पे देखते हैं दिस इज अ डिलिबरेट अटैक, अ प्रीमेडिटेटेड अटैक, एंड इट इज इन द सेम स्पिरिट of the attack that we see in Dharma Swami's writings, where people came and desecrated the building and took stones away, right? So ये एक pattern बहुत clearly नजर आता है, and the same three buildings are mentioned across the references. तो कोई और conclusion आप यहाँ पे कैसे force fit करेंगी मैम? कोई और conclusion यहाँ पे force fit होता ही नहीं है। The only conclusion that fits is that this was done by Bakhtiyar or his men. Thank you.